अब 2026 में नए परिसीमन की तैयारी है और यहीं पर तलवारें खिंच गई हैं नायडू और मोदी के बीच। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि इससे उनकी लोकसभा सीटें घट सकती हैं, यानी कि उत्तर भारत का वर्चस्व और बढ़ जाएगा। ऐसे में जो दक्षिण भारत के नेता जो कि केंद्र में इस वक्त सपोर्ट किए हुए हैं, सरकार में अपना योगदान दिए हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू, उन्हें कमजोर करने की तैयारी यहां से शुरू हो गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। भारतीय राजनीतिक में ऐसी अलग अलग तरह की उलट पुलट घटनाएं हो रही हैं जो समझ नहीं आ रहा है, खुलकर सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की। जी हाँ, परिसीमन पर तनाव बढ़ रहा है। क्या दक्षिण भारत एक नई रणनीति बना रहा है? भारत में राजनीतिक असंतुलन की जड़ें कई ऐतिहासिक फैसलों में छिपी हैं। परिसीमन उन्हीं में से एक ऐसा मुद्दा है जिसने हमेशा सत्ता के संतुलन को प्रभावित किया है। जब भी देश में परिसीमन की बात होती है तो दक्षिण भारत की आवाज सबसे बुलंद हो जाती है। अब एक बार फिर यह मुद्दा खूब गर्मा चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के हालिया बयानों से ये साफ हो गया है कि दक्षिण भारत इस बार किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहा है। स्टालिन ने जहां संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 1971 की जनगणना को अगले 30 सालों तक आधार बनाने की बात कही, वहीं नायडू ने भी साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर भारत सरकार को सभी के साथ बैठकर निर्णय लेना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार दक्षिण भारत की इन मांगों को स्वीकार करने वाली है? जी, यानी कि मोदी जी क्या नायडू की बात सुनेंगे? भारत में परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे हर 25 साल में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को नए सिरे से तय करना होता है ताकि जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व संतुलित रह सके। 1952 में पहला परिसीमन हुआ, 1963 में दूसरा परिसीमन हुआ, 1973 में तीसरा परिसीमन हुआ। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए परिसीमन को स्थगित कर दिया था और यह फैसला हुआ कि 2001 तक नए परिसीमन पर रोक रहेगी। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया और 2008 में इसका एक नया नक्शा तैयार हो गया। अब 2026 में नए परिसीमन की तैयारी है और यहीं पर तलवारें खिंच गई हैं नायडू और मोदी के बीच। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि इससे उनकी लोकसभा सीटें घट सकती हैं, यानी कि उत्तर भारत का वर्चस्व और बढ़ जाएगा। ऐसे में जो दक्षिण भारत के नेता जो कि केंद्र में इस वक्त सपोर्ट किए हुए हैं, सरकार में अपना योगदान दिए हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू, उन्हें कमजोर करने की तैयारी यहां से शुरू हो गई है। दक्षिण भारत का डर क्या है और स्टालिन की नीति क्या है, ये सुनिए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण नीति का सख्ती से पालन किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर खूब ध्यान दिया, जिसके कारण इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम रही। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। यदि परिसीमन 2026 की जनगणना के आधार पर होता है तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की सीटें घट जाएंगी। यही कारण है कि स्टालिन और बाकी दक्षिण भारतीय नेता जो हैं 1971 की जनगणना को आधार बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर नायडू को भी झटका लग सकता है और वो भी तब जब वो खुद केंद्र सरकार में भागीदार हैं। बताते हैं स्टालिन क्या कह रहे हैं। स्टालिन ने इस मुद्दे पर एक संयुक्त कार्रवाई समिति यानी कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी जेएसी बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें सभी दक्षिण राज्यों को शामिल करने की योजना बनाने की बात की है। इस समिति का उद्देश्य होगा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए और 1971 की जनगणना को ही अगले बाकी 30 सालों तक परिसीमन का आधार रखा जाए। मतलब जब परिसीमन हो तो 1971 की ही जनगणना के आधार पर हो। एन चंद्रबाबू नायडू क्या कहते हैं, यानी कि मोदी जी के साथी क्या कह रहे हैं। एन चंद्रबाबू नायडू को दक्षिण भारत का सबसे व्यवहारिक और रणनीतिक नेता माना जाता है। वे स्टालिन की तरह बहुत आक्रामक राजनीति करने में तो विश्वास नहीं रखते, लेकिन मुद्दों पर अपनी बात साफ रख देते हैं। दिल्ली में उन्होंने पत्रकारों से बात की जिसमें नायडू ने कहा कि परिसीमन की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन ये होना तय है। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि भारत सरकार उचित समय पर सभी राज्यों से बातचीत करेगी।
नायडू ने परिसीमन और जनसंख्या प्रबंधन को अलग अलग मुद्दा बता दिया। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि उत्तर भारत में मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश में भी युवा आबादी ज्यादा है। यही कारण है कि नायडू ने अपने पुराने विचार बदल दिए हैं और अब जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि केरल, कर्नाटक और तेलंगाना को भी चिंता ज्यादा हो चुकी है। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पहले ही कह चुके हैं कि परिसीमन का फैसला दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने के लिए हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी परिसीमन के खिलाफ बयान दे चुके हैं। उन्होंने स्टालिन के प्रस्ताव का समर्थन किया है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। भाजपा की राजनीतिक ताकत मुख्य रूप से उत्तर भारत में है। इस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें ली, बिहार में 40 में से 39 सीटें ली, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें और राजस्थान में 25 में से 24 सीटें जीती थी। अगर 2026 में परिसीमन होता है तो उत्तर भारत की लोकसभा सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे भाजपा को और भी फायदा होगा। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भाजपा की स्थिति कमजोर है। लगातार कई बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भाजपा अपना वो परचम नहीं लहरा पाई है। 2019 में जानिए क्या हुआ था। तमिलनाडु में 39 में से सिर्फ एक सीट मिली थी भाजपा को। केरल में 20 में से एक भी सीट नहीं मिली थी। आंध्र प्रदेश में 25 में से एक भी सीट नहीं मिली थी, यानी जीरो। तेलंगाना में 17 में से सिर्फ 4 सीटें मिली थी भाजपा को। अगर दक्षिण भारत की ये सीटें घटती हैं तो वहां क्षेत्रीय पार्टी को बड़ा नुकसान होगा और भाजपा का फायदा बढ़ सकता है। यही कारण है कि स्टालिन और अन्य नेता इसे दक्षिण भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश बता रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू खुद अभी वेट एंड वॉच में है और वो मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ सकते हैं। मोदी सरकार अभी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पहले ही परिसीमन को संवैधानिक बाध्यता बता चुके हैं कि भैया ये तो करना ही है। हालांकि भाजपा भी ये जानती है कि अगर दक्षिण भारत नाराज होता है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उसे भारी नुकसान होगा। अगर केंद्र सरकार 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की लोकसभा सीटें बढ़ जाएंगी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तेलंगाना की सीटें घट सकती हैं। दक्षिण भारत में भाजपा के खिलाफ माहौल बनेगा। स्टालिन और नायडू जैसे नेता दक्षिण भारत को कमजोर करने की साजिश का मुद्दा बनाकर केंद्र के खिलाफ आंदोलन तेज कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार स्टालिन की मांग को मान लेती है और 1971 के जनगणना के आधार पर ही परिसीमन को फायदा करती है तो इसमें बीजेपी के लिए भारी नुकसान है, जिसे वो होने नहीं देगी। परिसीमन सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है बल्कि भारत की राजनीतिक आगे की जो दशा और दिशा है उसे तय करने वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्टालिन, नायडू और अन्य दक्षिण भारतीय नेता जो हैं उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का मुद्दा उठाने में लगे हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साध रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा बहुत गर्म हो सकता है। अगर दक्षिण भारत के नेता एकजुट हो गए तो ये भारतीय राजनीति के लिए सबसे बड़ा टकराव बनेगा, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत इसके बीच में एक ऐसी लकीर खींच सकती है जो कि बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती है। क्योंकि आप इस पूरी खबर के साथ में ये तो समझ ही चुके हैं किस तरह से उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं ज्यादातर में बीजेपी का कब्जा जिस आधार पर है, जो परिसीमन की परिस्थितियां हैं उसके चलते उनकी सीटें बढ़ती रही हैं। और यहाँ पर अगर बात करें दक्षिण भारत में तो यहाँ पर बीजेपी कुछ भी नहीं कर पा रही है और कुछ नहीं कर पाने की वजह से इस वक्त उसके हाथ में एक आखिरी हथियार है 2029 के चुनाव से पहले। अगर परिसीमन करके इस वक्त बीजेपी 2029 के चुनाव से पहले कुछ अपने लिए उम्मीद जगा सकती है तो वो यही है, यानी कि परिसीमन हुआ तो फिर आगे बीजेपी को ना नायडू की जरूरत रहेगी ना किसी और की जरूरत रहेगी। ऐसी परिस्थिति में क्या नायडू अपना कद खत्म होने देंगे, ये बड़ा सवाल है। नायडू जिन्होंने अपनी तरफ से जो भी शर्तें सामने रखी थी उन शर्तों को उस तरह से बीजेपी ने नहीं माना, लेकिन उसके बाद भी उनका साथ उनके साथ बना हुआ है। पुराना इतिहास जो है दोनों के रिश्तों का बड़ा खटास भरा है। नायडू की जेल के सलाखें भी उन्हें याद दिलाती हैं और वो इतिहास की उन सलाखों को भूल नहीं सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या नायडू इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ दो हाथ करने को तैयार हो जाएंगे? यहां पर अब वो बीजेपी का पाला छोड़कर कांग्रेस के पाले में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो बाकी
दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर एक समिति बना लेते हैं, एक कमेटी बना लेते हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हैं, उस परिस्थिति में सीधे-सीधे नायडू कांग्रेस के खेमे में आ जाते हैं। यानी कि क्योंकि उन्हें उनके ही मुख्यमंत्रियों के साथ आपसी साझेदारी के साथ परिसीमन की इस पूरी तैयारी के खिलाफ जाना पड़ेगा। और अगर वो ऐसे जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो इस परिसीमन को रोके, क्योंकि इसके बाद सरकार गिरने की संभावना बन सकती है। चंद्रबाबू नायडू की मजबूती के चलते इस वक्त नरेंद्र मोदी भी केंद्र में मजबूत है। सीटें भले ही यहाँ पर लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर हो, लेकिन एक बात साफ है, बीजेपी बिना अपने सहयोगियों के सरकार में आगे नहीं बढ़ सकती है। और अगर वो नहीं बढ़ती है तो ये मानकर चलिए कि इस वक्त उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो तस्वीर सामने बनकर आ रही है वो वाकई में इस वक्त केंद्र की सरकार को हिला सकती है और गिरा भी सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि परिसीमन के मामले पर नायडू केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कितना तैयार कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो इन्हें तैयार करते हैं तो बीजेपी खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारती है, और अगर वो तैयार नहीं होती है तो यहाँ पर तलवार सीधा चंद्रबाबू नायडू तक चली जाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।